हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे आप सब लोग? आज ही सब लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार ये भी चेक करा देंगे आवाज आ रही है सभी को, ऑडियो वीडियो सभी बच्चों को क्लियर है? ऑडियो वीडियो सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार आवाज बता दीजिए, आवाज आ रही है? जल्दी से आ जाइए सब लोग, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सलमा, वेलकम टू द क्लास। आवाज आ रही है सलमा? ऑडियो वीडियो क्लियर है? वेरी गुड इवनिंग अंजना, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। करंटली आई एम अ पीएचडी स्कॉलर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर। वेरी गुड इवनिंग नेहा, वेलकम टू द क्लास। अगर अभी तक किसी ने जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है, काइंडली डाउनलोड द ऐप फॉर क्लासेस नोटिफिकेशन फॉर स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिल जाता है, प्री टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। सभी कुछ एक्सेस करने के लिए जल्दी से आप लोग जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए। वेरी गुड इवनिंग ऐश्वर्या, वेरी गुड इवनिंग रितिका, वेलकम टू द क्लास। एटम 2.0 की अगर हम बात करें, पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 13,999 में आपको मिल रहा है, जिसमें टेस्ट सीरीज पेपर 1 प्लस पेपर 2 की इंक्लूडेड है, हैंडबुक इंक्लूडेड है। तो आपके लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी है। अगेन बता रही हूँ, दिसंबर 2024 के लिए एप्ट टाइम है टारगेट करने के लिए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपनी गाइडलाइंस निकाल रही है, सो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। वेरी गुड इवनिंग प्रियंका, वेलकम टू द सेशन। एटम 2.0 पेपर 2 की अगर हम बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस 9,999 में आपको मिल रही है विद हैंडबुक। देखिए सिंपल सी बात है, दिसंबर 2024 को टारगेट करने वाले बच्चे, स्पेशली जो मास्टर्स क्वालिफाइड है अभी अभी या फिर अपेयरिंग लास्ट सेमेस्टर है जिनका मास्टर्स का, तो उनके लिए बता रही हूँ मैं, अभी से शुरू करोगे तो ही होगा, नहीं तो अटक जाओगे। सिर्फ विचार करने से जो है, विचार करने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, तो बिल्कुल हार्डवर्क करने से ही एग्जाम क्वालिफाई होता है। मूविंग ऑन, पेपर 1 प्लस पेपर 2 इग्निशन बैच हमारा जोरों शोरों से है। इग्निशन जून 2024, लास्ट 10 इयर्स के पीवाईपीज विद डिटेल ऑडियो, सॉरी विद डिटेल वीडियो सेशंस, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको मिल रहे हैं 3,999 में। अगेन इम्पोर्टेंट है पैटर्न के लिए, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए, इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। तो सारी की सारी चीज यहाँ से जो है हो जाएगी। यूजीसी नेट ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च हो चुकी है, एनरोल कर सकते हैं आप। बिल्कुल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग नवनीत, वेलकम टू द क्लास। मिसाइल जेआरएफ, बिल्कुल यूजीसी नेट पेपर 2 शेड्यूल की हम बात करें, एजुकेशन चल रहा है, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, और बिल्कुल 8 बजे जो है मेरा सेशन होता है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेशन होता है, हमारा सेशन होता है, तो इसको ज्वाइन करना ना भूले। सिमिलरली पेपर 1 के लिए आप लोग बिल्कुल इन सभी टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव पेपर 1 की यूनिट सभी ने संभाली हुई है। देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर 1 के बिना जेआरएफ मुमकिन नहीं है, तो अगेन एफर्ट तो लगता है दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। आप ही के लिए है फुल पैकेज यहाँ पर यूट्यूब पर दिया हुआ है, इसको जरूर यूटिलाइज करो। अगर कोई शॉर्ट सलमा, सॉरी, यूपीएससी की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, अच्छा आपके लिए कुछ चीजें मैं क्वेश्चन एंड में पूछूंगी, उनके जवाब जरूर देना, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं आप सभी के लिए, तो प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि पेड प्लेटफॉर्म, पेड का कंटेंट है, फ्री प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रही हूँ, पेड का कंटेंट है, फ्री प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रही हूँ, ध्यान से पढ़ना। यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी जो है हमारी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, इस बात को सबसे पहले याद रखना। यूपीएससी जो है एक तरीके से केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, क्योंकि केंद्र में जो है भर्ती रिक्रूटमेंट की सारी दारोमदार जो है, सारी जिम्मेदारी है वो यूपीएससी की है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिनके कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अंदर आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 जो है
आर्टिकल 315 से लेकर 323 जो है वो यूपीएससी को डेडिकेटेड है, और यूपीएससी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, पार्ट 14 के अंदर यूपीएससी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग अलग प्रोविजंस प्रोवाइड करता है यूपीएससी को लेकर, यानी कि उनकी कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द मेंबर्स जो है, उनकी कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द मेंबर्स जो है वो सभी जो है आप बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, इस बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और साथ ही फंक्शंस ऑफ यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, फंक्शंस ऑफ यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर भी जो ये सारी चीजें भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए कॉम्पोजिशन है कि यूपीएससी के अंदर चेयरमैन रहेंगे प्लस मेंबर्स अपॉइंटेड जो भी होंगे, यानी कि चेयरमैन और जो भी यूपीएससी के मेंबर रहेंगे उनको अपॉइंट कौन करेंगे, उनको प्रेसिडेंट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन अपॉइंटमेंट करता है, यूपीएससी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट की, तो बिल्कुल आपके प्रेसिडेंट यूपीएससी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट मेंबर्स की, तो आपके जो प्रेसिडेंट साहब है, महामहिम है, वो इसकी अपॉइंटमेंट करते हैं। प्रद्युम्न जी कह रहे हैं, प्रद्युम्न जी कह रहे हैं हाँ मैम ध्यान से सुन रहा हूं। चलिए अच्छी बात है, ध्यान से सुन रहे हो तो चलिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अगर स्ट्रेंथ की बात करें या फिर प्रेसिडेंट कैसे डिस्क्रिशनरी किसी चेयरमैन को चूज करते हैं उसके ऊपर अगर बात करें तो देखिए 9 to 11 मेंबर्स होने चाहिए यूपीएससी के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन है कहीं ना कहीं कि 9 से लेकर 11 मेंबर्स होने चाहिए यूपीएससी के अंदर, इंक्लूडिंग चेयरमैन, यानी इंक्लूडिंग चेयरमैन जो है तकरीबन 9 से 11 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। और कोई जो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, एज सच कोई क्वालिफिकेशन बताई नहीं गई है हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिलहाल इतनी सी बात है कि 9 से लेकर 11 मेंबर्स जो होते हैं आपके होने चाहिए यूपीएससी के अंदर। और दूसरी चीज, इनको अपॉइंट कौन करेगा, चेयरमैन एज वेल एज मेंबर्स को आपके प्रेसिडेंट साहब जो है अपॉइंट करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है इनकी कंडीशंस, इनकी सर्विस जो भी चेयरमैन की रहेगी वो सब प्रेसिडेंट जो है अपना डिफाइन करके रखेंगे। चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन प्लस मेंबर्स जो यूपीएससी के हैं वो आपका 6 साल का, याद रखना 5 साल नहीं है यहाँ पे, 6 साल का टर्म जो है वो उस तरीके से अपना टेन्योर पूरा करेंगे, या फिर 65 साल की उम्र। इंपॉर्टेंट चीज है, एक और क्वेश्चन डिकोड होते हुए यहां से अगर क्वेश्चन आता है कि चेयरमैन और मेंबर्स का कितना कार्यकाल होना चाहिए, तो 6 इयर्स या 65 ईयर जो भी पहले हो उसके बाद जो है उनको रिटायरमेंट मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल वाले बॉडीज से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन लग रहा है, तो बिल्कुल लाइक करना इस सेशन को, और जो है आफ्टर द क्लास कमेंट करके जाना अगर लगता है किसी भी तरीके से क्लास जो है बेनिफिशियल रही आपके लिए तो, ठीक है। साथ ही साथ इनको रिमूव ऑब्वियसली या तो प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं, और जब इनका टर्म एक्सपायरी हो जाए तो भी इनको रिमूवल मिल सकता है, लेकिन इनकी रिमूवल पे भी पूरा का पूरा हाथ रहेगा प्रेसिडेंट का, क्योंकि वही इनको अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एज अ एक्टिंग चेयरमैन इन 2 सर्कमस्टेंसेस, यानी कि एक्टिंग चेयरमैन भी यूपीएससी के अंदर अपॉइंट हो सकते हैं जब आपके जो ओरिजिनल चेयरमैन है वो वैकेंट, उनकी सीट वैकेंट हो जाए, या तो वो एब्सेंट हो या उनकी सीट वैकेंट हो जाए, या किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाए, या कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस हो कि मान लो बीमार चल रहे हैं या कोई भी एक तरीके से मीटिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो बिल्कुल आपके एक्टिंग चेयरमैन जो है आ सकते हैं। ये कुछ कंडीशन है जहां पर एक्टिंग चेयरमैन का रोल जो है वो यूपीएससी के चेयरमैन के तहत जो है आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली बी, वेलकम टू द क्लास। रिमूवल की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वही रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को और मेंबर्स के यूपीएससी को। किस कारण, किस वजह से रिमूव कर सकते हैं, एक जब जैसे कि वो बैंक करप्ट हो जाए, यानी कि उनका दिवालिया निकल जाए, साथ ही जब अगर वो इंगेज हो एक्स्ट्रा ऑफिस के कामों में, यानी कि आउटसाइड जो है कामों में अपना जो है आप वो लोग इन्वॉल्व हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ सरकारी जॉब कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस वजह से भी उनको जॉब से हटाया जा सकता है, चेयरमैन के पद से हटाया जा सकता है। और एक और बात, जब प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट की नजर में आपके चेयरमैन जो है अनफिट है, किसी ना किसी कारणवश जो है वो एक तरीके से अनफिट है, प्रेसिडेंट की राय में, राष्ट्रपति की राय में वो अयोग्य है, तब इस कारण जो है चेयरमैन को हटाया जा सकता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपके समझने की चीजें हैं। और साथ ही प्रेसिडेंट जो है ये मैटर किसको रेफर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे, उनके ऊपर इंक्वायरी चलेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर बोल दिया कि इंक्वायरी जो है बिल्कुल सही हुई है, जो आपके चेयरमैन या फिर मेंबर जो है इनमें से कहीं ना कहीं चीजों में इन्वॉल्व है, तो आपके चेयरमैन जो है
आपके चेयरमैन जो है उनको प्रेसिडेंट जो है एक तरीके से रिमूव कर देंगे। तो कुल मिलाकर जब सुप्रीम कोर्ट की अगर जो भी इंक्वायरी निकल कर आती है, अगर मान लो कि चेयरमैन के खिलाफ निकल कर आई है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी, तो प्रेसिडेंट बिल्कुल बाइंडिंग है, यानी कि बाध्य है चेयरमैन को रिमूव करने के लिए। ये एक तरीके से रिमूवल वाला प्रोसीजर होता है किसका? यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूपीएससी की फ्रीडम की। भाई यूपीएससी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कुछ फ्रीडम मिली है, क्योंकि इनके आर्टिकल मेंशन है। सबसे पहली चीज तो चेयरमैन और मेंबर ये दोनों जो भी है इनको रिमूव कौन करेगा? केवल प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे। ठीक है, और साथ ही ये सारी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। इनकी टेन्योर भी मेंशन है। टेन्योर यानी कि 6 साल या 65 साल, इन दोनों से पहले कोई भी इनको रिमूव नहीं कर सकता, अनटिल एंड अनलेस अगर इन पे कोई पिछले वाले इल्जाम जो हम पिछले पेज पे पढ़ के आए हैं वो सारे इल्जाम न लगे हो। ठीक है, दूसरी चीज सर्विस ऑफ चेयरमैन और मेंबर, ये जो भी सर्विस रहेगी वो मेंबर की, चेयरमैन की, उन सबको डिटरमाइन कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब। सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन चेयरमैन की और मेंबर्स की ऑफ यूपीएससी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल कर आती है, यानी कि जो भी यूपीएससी अध्यक्ष और उनके सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन की अगर बात करें तो भारत के समेकित कोष यानी कि राजकीय कोष या भारतीय कोष से वो सारे निकल कर आते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। साथ ही चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। अगर वो एक बार अपनी गवर्नमेंट के अंदर चेयरमैन की पोजीशन पर है तो वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि योग्य नहीं है कि वो बाहर कोई भी और नौकरी कर सके, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो और कोई गवर्नमेंट सेक्टर की हो। ठीक है, साथ ही मेंबर ऑफ यूपीएससी एलिजिबल इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। मतलब कुल मिलाकर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन बन सकता है? जो मेंबर ऑफ यूपीएससी हो, यानी कि कोई अगर मेंबर ऑफ यूपीएससी है तो वो अगले बार में चेयरमैन ऑफ यूपीएससी भी बन सकता है, और उसको चेयरमैन ऑफ स्टेट पीएससी भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। साथ ही चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अगर एक बार कोई मेंबर है यूपीएससी का, एक बार कोई चेयरमैन बन गया है यूपीएससी का, तो उसको सेकंड टर्म नहीं मिलेगा। मतलब मान लो अगर अभी कोई 6 साल के लिए चेयरमैन चल रहा है यूपीएससी के अंदर, वो जो है दोबारा अपना टेन्योर यानी कि दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हमारी पिछली सरकार इस साल भी आ गई थी, ऐसा नहीं होता यूपीएससी में। ये कुछ चीजें बिल्कुल ध्यान रखना। आगे बात करते हैं फंक्शंस की। अब यूपीएससी का क्या फंक्शन है? देखो यूपीएससी के क्या फंक्शन है इस पर ध्यान देना, क्योंकि अब यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन बताऊंगी आपको। देखो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो काजल जी। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है भाई, सबको पता है सेंट्रल सर्विसेज के जो भी एग्जाम होते हैं वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, जैसे कि आपके सिविल सर्विसेज हो गई, है ना। इसी के साथ ये असिस्ट करते हैं स्टेट को भी असिस्ट करते हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर के लिए। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती के प्रोसीजर के लिए स्टेट को भी ये बताते हैं कि हाँ भाई उनको कैसे जो है अगर मान लो स्टेट को कुछ हेल्प चाहिए हो तो ये रिक्रूटमेंट के बारे में उनको भी जानकारियां देते हैं। साथ ही ये सर्व करते हैं जितनी भी, अगर कोई नीड हो, मान लो स्टेट को जरूरत है इनकी, तो ये बिल्कुल स्टेट को जो है सर्व करते हैं। स्टेट को असिस्टेंस चाहिए होती है, स्टेट को सर्व करते हैं, लेकिन वो रिक्वेस्ट होनी चाहिए गवर्नर की। मान लो हरियाणा के गवर्नर बोल रहे हैं कि भाई यूपीएससी जो है एचपीएससी के यहाँ पर आकर जो है थोड़ा गाइडेंस दे, है ना, तो बिल्कुल यूपीएससी चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जाएगी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को किसी भी तरीके से अगर असिस्टेंस चाहिए होगी तो वो जाकर देंगे वहां पर असिस्टेंस। आगे पर्सनल मैनेजमेंट यानी कि कर्मचारी तरीके से मैनेजमेंट करने की, क्रमिक अगर मैनेजमेंट की बात करें तो बिल्कुल यूपीएससी उस पर ध्यान देती है। और जो भी और भी रिलेटेड मेथड होते हैं आपके रिक्रूटमेंट भर्ती से रिलेटेड सिविल पोस्टों के लिए, उस पर भी यूपीएससी फंक्शन करती है। साथ ही प्रिंसिपल्स की बात करें, जो अपॉइंटमेंट के लिए चीजें होती है, अपॉइंटमेंट और सर्विसेज और पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी चीजें होती है, प्रमोशन और ट्रांसफर की चीजें होती हैं, तो इनके ऊपर भी यूपीएससी ध्यान देती है। इसी के साथ कैंडिडेट्स जो अपॉइंटमेंट के लिए सही होते हैं, सुटेबल होते हैं यूपीएससी के अंदर जो है सिविल सर्विसेज के अंदर, पोस्ट के अंदर, तो यूपीएससी उसके बारे में भी जो है पूरा का पूरा दारमदार देखती है। कुल मिलाके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपकी यूपीएससी उस पर नजर बनाकर रहती है। ठीक है, जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर है वो आपके यूपीएससी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन में वो सारे मैटर देखती है। जैसे कि मान लो
डिसअप्रूवल से रिलेटेड, अगर मान लो किसी के ऊपर केस चल रहा है, उसकी प्रमोशन रोकनी है, किसी के ऊपर मान लो किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है, उसकी रैंक रोकनी है, उसको प्रमोशन नहीं देना है, जो भी है, तो ये सारे मैटर जो है यूपीएससी बिल्कुल इस पर ध्यान देती है। अगर किसी को डिसमिस करना है, बर्खास्त करना है, किसी को सेवा से हटाना है, वो सारे मैटर भी यूपीएससी देखती है। ठीक है, साथ ही अगर बात करें एनी क्लेम ऑफ रिएम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस बाय सिविल सर्वेंट डिफेंडिंग। देखो, मान लो अगर किसी सिविल अधिकारी के ऊपर, किसी सिविल सेवक के ऊपर कोई भी लीगल चार्ज लगा हुआ है, मान लो उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा दिया गया और उसको अब जो है कानूनी कार्रवाई के अंदर जाना पड़ रहा है। अब जो भी कानूनी कार्रवाई के अंदर जो भी खर्चा होगा, अगर मान लो आपका यूपीएससी का सिविल सेवक है जिसके ऊपर आरोप लगा है, वो जो है कहते हैं ना बाइज्जत बरी हो गया, तो उसके जो भी खर्चे पानी होंगे लीगल कार्रवाई में जो उसका लगा होगा, वो सब कुछ आपका क्लेम कर देगी यूपीएससी, मतलब उसको वापस कर देगी। ठीक है, जो भी पेंशन से रिलेटेड है आपकी चीजें, वो सब कुछ आपके यूपीएससी उसको देखती है। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट भी आपकी यूपीएससी उस पर नजर रखती है। और अगर किसी को एक्सटेंशन चाहिए सिविल सर्वेंट्स के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो यूपीएससी उसके ऊपर भी फंक्शन करती है। और जो भी मैटर रिलेटेड टू, वही मैंने आपको बताया, आपके जितने भी कर्मिक प्रबंधन है उससे रिलेटेड जो भी मामले हैं उस पर यूपीएससी नजर बनाकर रहती है। ठीक है, तो यूपीएससी की ना यूपीएससी अगर मैं बोलूं कि योग्यता प्रणाली की एक वॉचडॉग है, योग्यता प्रणाली मेरिट सिस्टम के ऊपर एक वॉचडॉग रखती है। सिविल सर्विसेज ग्रुप ए और ग्रुप बी पर पूरा ध्यान देती है यूपीएससी, इनकी रिक्रूटमेंट पे पूरा ध्यान देती है। और साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो है आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का एक डिपार्टमेंट है, वो कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और कंडीशन, इन सब की बातें करता है। जबकि यूपीएससी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। याद रखना, हमारी यूपीएससी केवल भर्ती से रिलेटेड होती है, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रेवियंस और पेंशन के अंदर। 2 पॉइंट समझा रही हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रेवियंस और पेंशन के अंदर एक आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो जो है आपकी सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है, केंद्रीय क्रमिक एजेंसी है, जो ट्रेनिंग पे ध्यान देती है। जो आपके कैडर, जो आपके यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद कैडर बंटते हैं, किस स्टेट में जाके नौकरी करनी है वो बंटता है, उसके ऊपर ध्यान देती है। पे, सर्विस, इन सब का पूरा जिम्मेदारी जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग पर आता है। लेकिन केवल जब भर्ती की बात हो, रिक्रूटमेंट की बात हो, वो सारे काम जो है यूपीएससी देखती है। याद रखना, यूपीएससी आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी है, केवल आपकी भर्ती करने के लिए जो एजेंसी यूज होती है वो आपकी यूपीएससी है। हालांकि यूपीएससी का कोई लिमिटेड रोल नहीं है, यूपीएससी रिकमेंडेशन भी देती है। उसकी रिकमेंडेशन जो होती है बाध्य नहीं होती, एडवाइजरी होती है। ठीक है, इसी के साथ सेंट्रल विजिलेंस जो आपकी 1964 में आई थी, उसने भी कुछ हद तक डिसिप्लिनरी मैटर जो है यूपीएससी के साथ जो है उसकी भी कंट्रोवर्सी एक तरीके से हो गई थी, क्योंकि दोनों ही जो है डिसिप्लिनरी एक्शन पर काम करती थी। यूपीएससी भी डिसिप्लिनरी एक्शन देखती थी और सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो आपकी 1964 के अंदर आई थी, वो भी आपके डिसिप्लिनरी एक्शन देखती थी। लेकिन बाद में सीवीसी को 2003 में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जब उसको मिल गया, तो उसके बाद जो है पूरा का पूरा डिसिप्लिनरी एक्शन आपका सीवीसी देखती है। ये आपकी थी यहाँ पर यूपीएससी की बात। यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल है, प्लीज याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बनी जाता है यहाँ से, या तो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, या आपसे कैसे पूछ लेते हैं, 1 वर्ड में पूछ लेते हैं। तो 315 क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है। 316 अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। 317 रिमूवल की बात कर रहा है। 318 पावर टू मेक रेजोल्यूशन की बात कर रहा है। इसी के साथ जो आपकी 319 है, प्रोहिबिशन की बात कर रहा है। 320 फंक्शंस की बात कर रहा है। 321 उन्हीं फंक्शंस को एक्सटेंड करने की बात कर रहा है। ठीक है, 322 एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है। 323 जो है रिपोर्ट की बात कर रहा है, और ये रिपोर्ट किसको जाती है, आपकी पार्लियामेंट को ये रिपोर्ट जाती है, इसको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। देखो, यूपीएससी के नए चेयरमैन बने मनोज सोनी जी, इसका नाम याद रखना। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी। जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो बच्चे। जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पर फ्री में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, वहां से आपके पास सेव रहेगी पीडीएफ। यूपीएससी न्यू चेयरमैन जो है इस वक्त मनोज सोनी जी हैं, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, छोटा सा एक और टॉपिक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 2023 में यहां से क्वेश्चन बना था।
ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग जो है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है परमानेंट है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन है। ठीक है, जो है आपका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या चीजें देखते हैं। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के इलेक्शन देखती है, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन देखती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को देखती है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को देखती है। याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंट्रल और स्टेट दोनों के ही इलेक्शन देखती है, लेकिन आपकी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य की जो आपकी इलेक्शन कमीशन है, वो आपके क्या देखती है, आपके पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज के जो है इलेक्शन वो आपके देखती है। म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज के जो इलेक्शन होते हैं वो आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन देखते हैं। SEC केंद्र वाले केवल पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन देखती है बस। इलेक्शन कमीशन जो है ऑल इंडिया बॉडी है, क्योंकि ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के ही इलेक्शन को देखती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, बिल्कुल आप इंडियन पॉलिटिक्स से कवर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं देखो, बुक से पढ़ना हर किसी की बस की बात नहीं होती, गाइडेंस की जरूरत होती है दीपाली। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से आपको जो है, क्योंकि बुक से पढ़ते पढ़ते इंसान बोर हो जाते हैं, जब कोई टीचर पढ़ाता है तो ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो यही कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से पढ़ा जाऊं मैं। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 324 के अंदर जो है कॉम्पोजिशन की बात हुई है, इलेक्शन कमीशन जिसके अंदर अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए और जो है कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा, ये बात याद रखना, फिक्स टाइम के लिए। अपॉइंटमेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और अदर इलेक्शन कमीशन की, अन्य इलेक्शन कमिश्नर की कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, साथ ही इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको अपॉइंट, अब जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर है उनको अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आधार पे ही करा जाएगा। मतलब कि कंसल्टेशन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसका नाम रिकमेंड करेंगे उसी को ही अन्य इलेक्शन कमिश्नर के अंदर अपॉइंट करा जाएगा। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं किसको? इलेक्शन कमिश्नर को, आफ्टर कंसल्टिंग द रीजनल कमीशन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है इस तरीके से अपॉइंट करते हैं और साथ ही कंडीशन, सर्विस, टेन्योर जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स की होगी, रीजनल कमीशंस की होगी, वो सब कुछ प्रेसिडेंट द्वारा जो है निर्धारित होगी। प्रेसिडेंट जो है उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। निर्वाचन आयोग जो है आपका अगर देखा जाए एक तरीके से सिंगल मेंबर बॉडी थी। कब तक? 1950 से लेकर 1989 तक सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी थी। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 के अंदर जो है ये 2 मेंबर बॉडी बनी, मतलब 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स इसके अंदर आ गए। इसके बाद ये क्या बन गई? मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। फिर जो है इलेक्शन कमीशन ने मल्टी मेंबर बॉडी का खिताब लेकर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपने साथ लगाया। हाउएवर जो पोस्ट थी ये इलेक्शन कमिश्नर्स की अबॉलिश हो गई, मतलब अब केवल एक ही इलेक्शन कमिश्नर रहेगा। जनवरी 1990 तक वो अबॉलिश कर दी, लेकिन फिर से 1993 में प्रेसिडेंट ने 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया। अब एट प्रेजेंट जो है इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसके अंदर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स काम करते हैं, एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 आपके अन्य इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इस वक्त एट प्रेजेंट टाइम इलेक्शन कमीशन आपकी मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना, रिवाइज कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको कॉम्पोजिशन किस तरीके से चल रही है। आगे बात करते हैं। देखो 324 के अंदर सेफगार्ड की बात करिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो टेन्योर उसकी बताया हुआ है, मतलब उसका टर्म होता है, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। और साथ ही इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं, इनको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, ये बिल्कुल उसी तरीके से रिमूव होंगे जिस तरीके से एक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का रिमूव। याद रखना, ऐसे ही नहीं कि हाँ आज ही रेजिग्नेशन लेटर थमा दिया इनके हाथ में, इजीली रिमूव नहीं हो सकते। इनको जो है पूरी सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह कार्रवाई चलती है इनके ऊपर, तब जाकर ये रिमूव होंगे। और जो है रिमूव करे जाते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि रेजोल्यूशन पास्ड होता है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जी हाँ, दोनों हाउस जो भी पार्लियामेंट के होते हैं आपके, लोकसभा और राज्यसभा, वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ एक आपका रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसके अंतर्गत आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव करा जाएगा। ठीक है, सर्विस कंडीशन की बात कर लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर
कैन नॉट वेरी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। कुल मिलाकर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आपके कमिश्नर जो रहेंगे, उनकी नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में उनके अहित के अनुसार जो है, मतलब कहने का मतलब है जो भी उनकी पेमेंट पहले से बताई गई है कि मतलब आप जब अपॉइंट होंगे आपकी 3 लाख जो है आपकी पेमेंट होगी, मान लो उनकी पेमेंट जो है जब तक वो कार्यकाल में रहेंगे तब तक उतनी ही रहेगी, उसको घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता। ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर जो है, अन्य इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमीशन, इनको कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि आपके जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर है और जो क्षेत्रीय इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। समझ में आई बात? ठीक है। कुछ खामियां भी देखी जा रही है इलेक्शन कमीशन के अंदर, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वालिफिकेशन नहीं बताई है भाई कि क्या क्वालिफिकेशन हुई है, ना ही लीगल, ना ही एजुकेशनल, ना ही प्रशासनिक, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं बताई है इलेक्शन कमिश्नर की। और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी स्पेसिफाई नहीं करा है कि इनका जो टर्म होता है, टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो बता दिया टर्म, लेकिन मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर का टर्म नहीं बताया है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं बताया। और साथ ही ये भी नहीं बताया है कि क्या जो मेंबर है इलेक्शन कमिश्नर्स के, वो आगे भी अपॉइंटमेंट लेने के लिए एलिजिबल है, दोबारा से कहीं पर नियुक्ति होने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये वाली चीज भी नहीं बताई है। तो कुछ चीजें, कुछ खामियां जो है आपकी जो है इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बताई गई है। वेरी गुड आफ्टरनून अदिति, वेलकम टू द क्लास। पावर्स और फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इलेक्शन कमिश्नर जो है 3 तरीके से काम करता है। इलेक्शन कमिश्नर जो है आपके प्रशासनिक तरीके से भी काम करता है, आपकी एडवाइजरी सलाहकारी बॉडी भी है, और साथ ही आपकी क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अर्ध न्यायिक बॉडी भी है। कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं, अर्ध न्यायिक के ऊपर भी, लेकिन प्रशासनिक भी है, एडवाइजरी भी है, और आपकी क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी है। ठीक है। फंक्शंस क्या है इनकी, देखो, जैसे कि मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपके जो भी इलेक्शन के टाइम में जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, आपकी टेरिटरी होती है, उसको ये बताते हैं कि हाँ भाई, जैसे कि मान लो आप जहां पर भी आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी, बनारस थी, है ना। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी भी डिसाइड करने का काम किसका है, आपके इलेक्शन कमिश्नर का है। इलेक्टोरल रोल्स और रजिस्टर्ड एलिजिबल वोटर्स का भी काम आपके इलेक्शन कमीशन का, जो आपके वोटर आईडी बन के आते हैं, उसका काम भी आपका निर्वाचन आयोग का है। इसी के साथ इलेक्शन के क्या डेट होंगे, क्या स्केड्यूल होंगे, कौन सा महीना होगा, कौन सी तारीख होगी, वो सब कुछ आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो निर्धारित करता है। इसी के साथ पॉलिटिकल पार्टीज, देखो अब हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है। आपने गांव में देखा होगा चुनाव होते हैं, कोई केतली होता है, कोई पेड़ होता है, कोई किसान होता है, कोई घड़ी होता है, ऐसे ऐसे चुनाव होते हैं ना, सिंबल्स जो होते हैं चुनाव के, उसका काम भी निर्वाचन आयोग का ही है। वही जो है निर्वाचन आयोग उन्हीं पार्टी के सिंबल्स भी बताता है। किसी का चप्पल है, किसी का जूता है, किसी का झाड़ू है ना। ऐसे ही जो है आपके इलेक्शन कमिश्नर्स जो है वो आपके सिंबल बताता है। ठीक है। इसी के साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी अगर मान लो किसी भी दल के बीच में चुनाव चिन्ह की तो बात अलग होगी, किसी भी दल के बीच में, अधिकारियों के बीच में कोई भी विवाद होता है, उस पर जो है सिंबल्स को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो बिल्कुल आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे आ जाएगा। डिस्प्यूट को सुलझाने, विवाद को सुलझाने का काम इलेक्शन कमीशन का है, ये बात याद रखना। इस हैसियत से इलेक्शन कमीशन आपका अर्ध न्यायिक बॉडी है। याद रखना, क्वासी जुडिशियल इसलिए बोला है क्योंकि वो विवादों को सुलझाता है, जैसे कि आपका एक कोर्ट सुलझाता है विवादों को। ठीक है। अब आई होप आपको रिलेट हो गया होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन के अंदर आती है। कैंडिडेट जो आपके इलेक्शन लड़ेंगे, उनका भी पार्टी के अंदर कौन सा कैंडिडेट, किसको टिकट मिलेगी, आपको पता हो, ये सारी चीज भी आपके निर्वाचन आयोग के अंदर आता है। ठीक है। इसी के साथ पब्लिसिटी वाली चीज भी आपकी निर्वाचन आयोग देखता है। भाई आप देखते हो प्रचार हो रहे हैं, है ना, इसको वोट देना, ये करना, वो करना, टीवी पर कितने टाइम आपकी सब चीज आएंगी, ये सबका काम भी निर्वाचन आयोग का ही है। इसी के साथ प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करते हैं निर्वाचन आयोग। देखो जो भी आपके एमएलए एमपी चुनते हैं ना, जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है ना,
प्रेसिडेंट को जाकर बताते हैं निर्वाचन आयोग वाले कि ये लिस्ट है, इसमें से अब इस एमपी का या इस एमएलए का कार्य कल समाप्त हो चुका है, अब आप इसको हटा दो पार्लियामेंट से। तो वो काम भी आपका निर्वाचन आयोग का है। एडवाइस देते हैं गवर्नर को, यही सेम काम के लिए स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्यों में जो अभी प्रेसिडेंट का काम बताया लिस्ट वाला, वही राज्यों में ये सेम काम गवर्नर के लिए भी आपके निर्वाचन आयोग करते हैं। ऑल्सो अगर किसी पोलिंग बूथ पर, किसी इलेक्शन के टाइम पर कहीं पर बूथ कैप्चरिंग हो गई, आपको पता है ये सारी चीजें होती है ना, जहां पर वायलेंस हो जाती है, मार धाड़ हो जाती है इलेक्शन के टाइम पर, उन सारी चीजों पर भी आपकी इलेक्शन कमीशन चाहे तो पोल आपकी वोटिंग को कैंसिल कर सकती है। ये हक भी इलेक्शन कमीशन के पास है। ठीक है, गवर्नर और प्रेसिडेंट को अगर कोई स्टाफ की जरूरत है, इलेक्शन कमीशन उसको भी स्टाफ प्रोवाइड कर देती है। अगर किसी भी इलेक्शन के दौरान कोई भी अगर आपके स्टाफ की जरूरत है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो भी प्रोवाइड करती है। साथ ही इलेक्शंस के दौरान फ्री और फेयर आपके इलेक्शन चले, उसका भी ध्यान, उसकी भी निगरानी, उसकी भी मॉनिटरिंग आपके निर्वाचन आयोग करती है। एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द इलेक्शन कि हर एक स्टेट में किस तरीके से, अगर मान लो प्रेसिडेंशियल रूल है, कहीं पर इमरजेंसी का टाइम लगाया हुआ है, वहां पर या उसके बाद जो है 1 साल में अगर इलेक्शन होंगे तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, वो भी आपके निर्वाचन आयोग जो है डिसाइड करती है। और पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने की, देखो हर कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी या नेशनल पार्टी नहीं होती है। नेशनल पार्टी सिर्फ कुछ ही एक है, बड़ी बड़ी, जैसा कि आपने सुनी है, उसका भी क्राइटेरिया होता है एक, ठीक है, उसकी भी एक एलिजिबिलिटी होती है। उस एलिजिबिलिटी को भी डिसाइड कौन करती है? निर्वाचन आयोग, जो कि ये देखती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाई जाएगी। ठीक है, ये सारे कैटेगरीज आपके निर्वाचन आयोग। फाइनेंस कमीशन इन इंडिया से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो जो वित्त आयोग है ना, जो आपका वित्त आयोग है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि अर्ध न्यायिक बॉडी है। ठीक है, ये क्वासी जुडिशियल यानी कि इसके अंदर जुडिशियल के भी कुछ फंक्शन है, जुडिशियल के भी कुछ फंक्शन है इसके अंदर, ये जजमेंट भी कर सकती है। ठीक है, तो ये आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडी है। फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करी गई है आर्टिकल 280। बिल्कुल सचिन, आर्टिकल 280 के अंदर इसकी बात करी है फॉर्मेशन की। याद रखना 280 में बात करी गई है फॉर्मेशन की, वित्त आयोग यानी एफसी की, और 281 में बात करी गई है रिकमेंडेशन की। जो भी रिकमेंडेशन जो है फाइनेंस कमीशन देती है उसके अंदर बात करी गई है, उसके लिए बात करी गई है। ठीक है, देखो साथ के साथ दो आर्टिकल याद हो गए, दो आर्टिकल याद हो गए। 280 फाइनेंस कमीशन की फॉर्मेशन, 281 रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है हर 5 साल में गठित होती है। हर 5 साल में जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, महामहिम द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, यानी कि तीन पॉइंट तो देखो मैंने यहां से ऐसे निकाल दी जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 पॉइंट तो अर्ध न्यायिक बॉडी है, अर्ध न्यायिक बॉडी है। सही तरीके से एलोकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट जो है 22 यूज कर रहे हैं फंड का कि नहीं कर रहे, इसलिए जुडिशियल है। जुडिशियल रिव्यू करती है एलोकेशन का, पैसा कहां जा रहा है, कितना जा रहा है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। पढ़ा था ना प्रोसेस में, फाइनेंस कमीशन का प्रोसेस पढ़ते हैं ना कि सभी डिपार्टमेंट से क्या सर्कुलर भरवाया जाता है कि कितना खर्चा चाहिए, फिर वो गलत होता है तो फाइनेंस कमीशन जो है एलोकेशन पर ध्यान देती है, फैसले लेती है, इसलिए क्वासी जुडिशियल फंक्शन है इनके पास। फाइनेंस कमीशन की कॉम्पोजिशन क्या है? देखो कंसिस्ट होते हैं इसके अंदर चेयरपर्सन होते हैं +4 मेंबर होते हैं, यानी कि 1+4 की कॉम्पोजिशन है। देखो इन टोटल देखा जाए तो 5 मेंबर होते हैं, 1+4 की कॉम्पोजिशन होती है इसके अंदर। ठीक है, चेयरमैन +4 मेंबर, जिनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। क्वालिफिकेशन इनकी मेंबर्स की जो होती है वो डिफाइन करी जाती है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। याद रखना, मेंबर्स को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन तय करी जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा। और साथ ही साथ ये सेम मेंबर जो है एलिजिबल भी होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। मेंबर एज वेल एज चेयरपर्सन दोबारा से एलिजिबल होता है रीअपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, 4 मेंबर्स होते हैं, उनकी क्या क्या, किस आधार पर उनको सेलेक्ट किया जाता है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक तो उसमें होना चाहिए, चारों में से एक होना चाहिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। एक तो 4 मेंबर्स में से एक होना चाहिए जिसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज है फाइनेंस, अकाउंट्स और गवर्नमेंट की, जिसको अच्छी खासी नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है फाइनेंस की, वित्त की और गवर्नमेंट की।
और एक होना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मैटर में, जिसको प्रशासन में फाइनेंशियल मैटर में काम करने का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तीसरा वो होता है। और चौथा वो होता है जिसको किसकी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक की स्पेशल नॉलेज है। फोर्थ आपका कौन होता है बेटा, फोर्थ आपका इकोनॉमिस्ट होता है, इकोनॉमिस्ट। सभी जानते होंगे इकोनॉमिस्ट क्या होता है, तो फोर्थ आपका इकोनॉमिस्ट होता है, ठीक है। इन डेप्थ कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एनालिसिस नहीं करवाता है। मैंने पहले भी यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन करवाई हुई है, जिसने वो सेशन नहीं देखे हैं जाकर देख लेना। यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन का सेशन मैंने लिया हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर काफी सेशन लिए हुए मैंने, जाकर देख लेना। फाइनेंस कमीशन का आज करा रही हूँ, ध्यान से सुनना। फंक्शंस क्या है फाइनेंस कमीशन के, क्या कार्य करता है। तो देखो फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंड करता है चीजों को, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन, यानी कि जो पैसों का बंटवारा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेट प्रोसीड टैक्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, यानी कि कर जो है सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में जो कर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी फाइनेंस कमीशन करता है। प्रिंसिपल्स जो है फाइनेंस कमीशन के वो ये है कि ग्रांट्स देता है किसको, स्टेट को, स्टेट्स को, राज्यों को पैसा देता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब बोलो मैम उसके लिए तो स्टेट फाइनेंस कमीशन है। बेटा स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ना वो आपकी किसके लिए है, लोकल बॉडी यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लिए है आपकी। ओहो एक सेकंड बेटा, एक सेकंड क्या हो गया ये, हाँ सॉरी। हाँ तो प्रिंसिपल्स जो है मतलब क्या करता है ये, स्टेट जो है आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए काम करता है, स्टेट को फंड देने के लिए काम करता है। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, मास्लो खुल गया गलती से, सॉरी मास्लो खुल गया, सॉरी। मैं थोड़ा पीडीएफ जो है डाल रही थी, यूट्यूब पे देख रही थी कि पीडीएफ पहुंच चुके कि नहीं पहुंच चुके, यूट्यूब में बट गलती से हो गया ये। कोई नहीं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो स्टेट फाइनेंस कमीशन आपका म्युनिसिपैलिटी के लिए होता है और पंचायत के लिए होता है, पंचायत के लिए होता है, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होते हैं वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को पैसा देते हैं। लेकिन जो आपकी फाइनेंस कमीशन होती है वो सेंट्रल की होती है और वो राज्यों को भी पैसा देती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना, ये बात समझ लेना ध्यान से। स्टेट फाइनेंस कमीशन आपके म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को पैसा देती है, लेकिन जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है वो बेटा राज्यों को भी, हाँ कल कल आएगा ऑफर, कल आएगा, बिल्कुल कल आएगा, ले लेना, कल परसों कुछ ऑफर आएगा, देख लेना आप, ठीक है बच्चे, देख लेना। चलो तो मेजर्स नीडेड टू द ऑगमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसा निकाला जा रहा है उसके बारे में सब कुछ पता होता है, ठीक है। स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेकर लोकल बॉडीज को जो पैसा जाना चाहिए उसके बारे में भी फाइनेंस कमीशन काम करती है। और भी मैटर जो प्रेसिडेंट बोलते हैं फाइनेंस कमीशन को हैंडल करने के लिए, वो मैटर जो है फाइनेंस कमीशन हैंडल करती है रिलेटेड टू दी आपके मनी, रिलेटेड टू आपके फाइनेंस से जो भी मैटर होते हैं वो आपके फाइनेंस कमीशन हैंडल करती है। रोल क्या होता है फाइनेंस कमीशन का, रोल ये है कि कमीशन सबमिट करता है रिपोर्ट किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पास लेके जाएगा, यानी कि चेयरमैन जो होगा वो रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है उस रिपोर्ट को क्या लेकर जाएंगे, पार्लियामेंट के पास जाएंगे, फिर पार्लियामेंट जो है वो बैठक बिठाएंगे, ठीक है। रिकमेंडेशंस जो होती है फाइनेंस कमीशन की बेटा वो एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है, एडवाइजरी होती है, ठीक है, बाध्यकारी नहीं है, बाध्य नहीं है इनकी रिकमेंडेशन, ठीक है। दो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन ये लीगल बॉडी नहीं है इसलिए बाध्य नहीं है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन क्या करता है, फाइनेंस कमीशन फोकस करता है बैलेंस कर सके आपका फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल, आपका वित्त जो है, आपका राजकोषीय फेडरलिज्म है या आपका वित्त फेडरलिज्म जो है उसको मैनेज कर सके इंडिया के अंदर। ये एक वो चक्का है जो आपके वित्त को या आपके राजकोष को मैनेज करता है आपके जो है देश के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है। ये चीज सभी को क्लियर हो गई है, सभी को क्लियर हो गई होगी आई होप। अब बात करते हैं, देखो पीएचडी के एग्जाम में, सेट के एग्जाम में ना ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि लोग याद नहीं करते। तो ये हमारी टोटल 15 फाइनेंस कमीशन जो है अब तक गठित हो चुकी है, अब तक इनका गठन हो चुका है, ठीक है। कम से कम देखो पूछ लिए जाते हैं, क्रोनोलॉजिकली अरेंजमेंट आ जाती है लगाने को कि पहले कौन आया था लास्ट में कौन आया था। तो एक तो देखो कोशिश करो याद करने की। सबसे पहले केसी नियोगी आए थे, फिर सेकंड आए थे संथानम, फिर थर्ड आए थे ए के चंदा, फोर्थ आए थे पीवी राजमन्नार, ठीक है। केसी नियोगी
देखो सबके नाम में एटलीस्ट 3 तक तो सबके नाम में क्या है, के है, केसी के ए के, है ना। केसी नहीं होगी, के संथानम अशोक के चंदा। फिर 4th आए थे आपके डॉक्टर पीवी मन्नार, 5th आए थे आपके महावीर त्यागी, 6th आए थे ब्रह्मानंद रेड्डी, 7th थे जेएम शैलेट, 8th थे वाईबी चौहान। देखो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 8th थे वाईबी चौहान, 9th थे सालवे, 10th ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 10th केसी पंत, केसी पंत इनको याद कर लेना प्लीज, 11th को याद कर लेना, खुसरो को याद कर लेना, 12th को याद कर लेना, 12th को याद कर लेना सी रंगराजन, 13th को याद कर लेना विजय केलकर, 14th को याद कर लेना वाईवी रेड्डी, और 15th ये अभी रिसेंट है, करंट है, एनके सिंह। ये कब तक है, 2020 से लेकर 2026 तक। ठीक है, ठीक है, इनको प्लीज इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी करंट में एनके सिंह जी हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, मैम बीबीए किया है तो मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नेट करूं, प्लीज रिप्लाई। बेटा एमए ही चाहिए होगा, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होगा अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नेट करना है तो। कृष्णा चोपड़ा जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नेट करना है तो एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही चाहिए होगा। ठीक है, देखो कम से कम 10th से लेकर 15 तक ये 5 तो याद कर ही लेना प्रभु जी, पूछ लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं इनके आर्टिकल की। 280 आर्टिकल फाइनेंस कमीशन, 281 रिकमेंडेशंस जो भी फाइनेंस कमीशन देते हैं वो। ठीक है, आई होप सभी को क्लिक टॉपिक था, सब लोग के क्वेरी आ रहे थे मैम प्लीज ये करवाओ, मैम प्लीज ये टॉपिक करवाओ। और बिल्कुल जीआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन जो है नए अवतार में वापस आ चुकी है। बढ़िया से अपना इंटरफेस जो भी है सब कुछ चेक करिए। पीडीएफ आपको अब सभी एप्लीकेशन पर मिलेगी, स्टडी मटेरियल आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, सीक्वेंशियल क्लासेस तरीके से एक अरेंज्ड क्लासेस आपको वो भी एप्लीकेशन पर मिलेगा। बिल्कुल गूगल स्टोर जो है आपका, गूगल प्ले स्टोर या फिर आपका ऐप स्टोर जो है वहां से जाकर अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आज बात करते हैं कैग की, कॉम्प्यूटरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसी के साथ सब लोग कमेंट सेक्शन में कैग का बिल्कुल नाम बता देंगे, क्या नाम है कैग का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 148 के अंदर आपका कैग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज अ इंडिपेंडेंट ऑफिस जो है डिफाइन करा गया है। ये हेड होते हैं आपके इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट के। पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का भार जो है इनके कंधों पर है। ये स्टेट और सेंटर दोनों जगह पर होते हैं, दोनों जगह के लिए होते हैं और दोनों जगह के लिए काम करते हैं। लेवल इनके दोनों होते हैं, सेंटर लेवल भी स्टेट लेवल भी, इसलिए इनको ऑल इंडिया का कैरेक्टर दिया गया है। यानी कि बेसिकली एक तरीके से भारत, अखिल भारतीय का पूर्ण स्वरूप जो है वो आपके कैग कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बिल्कुल इनको ड्यूटी हैंड ओवर करी गई है। लॉ ऑफ पार्लियामेंट जो है उनकी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अगर दारमदार बोले सब कुछ आपका कैग के ऊपर है। इसी के साथ इसीलिए इसी वजह से इनको बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी कि वह भारत में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के रक्षकों में से एक है। जैसे कि आपके इलेक्शन कमिश्नर, कमीशन ऑफ इंडिया है, यूपीएससी है, सुप्रीम कोर्ट है। सिमिलरली अपॉइंटमेंट और टर्म की बात कर लेते हैं। कैग जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं अंडर वारंट एंड हिज हैंड एंड सील, यानी कि प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर और मोहर के द्वारा जो है इनको अपॉइंट किया जाता है। साथ ही इनका जो टेन्योर होता है 6 साल का होता है, एज इनकी 65 ईयर्स होती है रिटायरमेंट की, और बिल्कुल ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं अपना किसी भी टाइम। याद रखना कैग का रिमूवल बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। ठीक है, ये बात भी अंडर आर्टिकल 148 में मेंशन करी गई है। इसी के साथ इनके रिमूवल के लिए कोई इम्पीचमेंट नहीं होता है, बस एक रेजोल्यूशन पास होता है, और वो बस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं होता है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, और वो भी मजे की बात बोथ दी हाउसेज, यानी कि राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। तब जाकर जो है आपके कैग बिल्कुल बर्खास्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद इनकी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस किस प्रावधान में कैग को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई है। तो देखिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि इनकी जो टेन्योर है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इसी के साथ ये है फर्दर एलिजिबल ऑफ फर्दर, ये कहीं पर भी काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी ऑफिस जो है उसके ये चार्ज नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ इनकी सैलरी जो है बिल्कुल पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन करी गई है। साथ ही जो आपके कंडीशंस है, सर्विस है पर्सन्स की, इंडियन, इनको एज अ इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट को ही सर्व करना है केवल। इसी के साथ
इनके जो भी एक्सपेंसेस, इनका जो भी खर्चा है वो राजकीय कोष में है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है। और साथ ही इनकी सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन ये सभी के सभी CFI के तहत निकलती है। और ये चार्ज नहीं होते हैं, यानी कि चार्ज एक्सपेंडिचर में होते हैं, लेकिन इन पर वोटिंग नहीं होती है। पार्लियामेंट में बजट के दौरान इन सब चीजों पर वोटिंग नहीं होती है। उनमें से इनकी तनख्वाह, इनकी पेंशन और इनकी अलाउंसेस वो सब कुछ एक ही है, शामिल है उस चीज में। केवल डिस्कशन हो सकता है कितनी बढ़ाए कितनी घटाए, पर उस पर वोट नहीं हो सकती कि हटाई दो बिल्कुल। ठीक है। साथ ही कोई भी मिनिस्टर कैग को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि कैग जो है पार्लियामेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, और जो है इसलिए इनको एजेंट ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ड्यूटीज और पावर की बात कर लेते हैं। कैग जो है होलिस्टिकली आपकी पार्लियामेंट के अंदर जो है ड्यूटी संभालते हैं। साथ ही साथ सेपरेट कर दिया गया है 1976 में आपके अकाउंट्स और ऑडिटिंग को, जबकि कैग अब जो है सिर्फ ऑडिटिंग संभालते हैं। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। कैग जो है ऑडिट करते हैं अकाउंट जो कि रिलेटेड होते हैं सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से और स्टेट से निकाले गए होते हैं, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेंटर और स्टेट। साथ ही ये एक्सपेंडिचर ऑडिट करते हैं किसका, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, साथ ही कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट और पब्लिक अकाउंट आपका फ्रॉम ईच स्टेट। साथ ही ऑडिट करते हैं ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, सभी कुछ ऑडिट करते हैं। और ये ऑडिट करते हैं वो रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर जो कि ऑल बॉडीज, अथॉरिटीज जिनको खर्चा मिल रहा है सेंटर से या फिर स्टेट से, उन सबको ये ऑडिट करते हैं। और जो भी कोई आपके ट्रांजैक्शन स्टेट या सेंटर के द्वारा होते हैं उन सभी को ये चीजें ऑडिट करते हैं। और बाकी ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं जिसको प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट अप्रूव कर देते हैं, ये उनको भी ऑडिट करते हैं। ठीक है। और लोकल बॉडीज को भी ऑडिट कर देते हैं उनके कहने पर। ठीक है। साथ ही ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, अगर किसी के रिगार्डिंग प्रेस्क्रिप्शन या अकाउंट्स के चर्चे या फिर कोई जरूरत है किसी चीज को अकाउंट करने की, ऑडिट करने की, तो ये एडवाइस दे सकते हैं। साथ ही सबमिट करते हैं अपनी ऑडिट की रिपोर्ट टू दी प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट बाकी ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में आगे प्रेजेंट कर देते हैं। सिमिलरली सेम चीज स्टेट के साथ होती है, ये रिपोर्ट देते हैं गवर्नर को, गवर्नर देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को। बाकी और भी चीजें जो आपके आर्टिकल 279 के अंतर्गत होनी चाहिए, ये बिल्कुल ये प्रमाणित करते हैं कि आपका जो शुल्क जो है, आपका कर जो है वो सब उस आर्टिकल के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा। साथ ही ये एक तरीके से गाइड होते हैं, फ्रेंड होते हैं किसके, पब्लिक अकाउंट कमेटी के। इसी के साथ आप मुझे बताएंगे ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है पैक, इसका ईयर क्या है, इसका ईयर क्या है। और अब बात करते हैं 1976 के अंदर जो है कैग को बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया था अकाउंटिंग की नौकरी से, उनको सिर्फ ऑडिटिंग का दारमदार संभालने को दे दिया। अब जो अकाउंटिंग है वो किसके पास गई है, अकाउंटिंग जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट के पास गया, यानी कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनके ऊपर अब जो है अपने अपने डिपार्टमेंट बन गए हैं सबके। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। कैग जो है 3 रिपोर्ट बनाते हैं किसके बारे में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 रिपोर्ट जो है कैग के द्वारा बनाई जाती है, जिसको बाद में चेक कौन करती है, आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसको एग्जामिन करती है, उसको एग्जामिन करती है, जिसके कैग क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के कैग है बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। और एक बात बता दूं, पब्लिक अंडरटेकिंग की जो रिपोर्ट है वो इनके पास नहीं जाती है, वो जाती है चेक होने के लिए कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग के पास ही, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग के पास ही जाती है। आगे बात करते हैं कैग के रोल के बारे में। तो देखिए कैग का जो है इंपॉर्टेंट रोल है पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, और साथ ही अकाउंटेबल करते हैं एग्जीक्यूटिव को, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में जाकर। ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल इसलिए इस वजह से ये जो कहलाते हैं आपके एजेंट ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। ठीक है। क्योंकि इनकी सारी की सारी रिपोर्ट पार्लियामेंट में ही जाती है। ठीक है। साथ ही इनके पास और भी फ्रीडम है ऑडिट करने के लिए, क्या ये खर्चा उनका भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके रिसिप्ट, स्टोर, स्टॉक्स जो होते हैं ना आपके, उसकी भी ऑडिटिंग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कुछ सीक्रेट सर्विस की, कि कैग के ऊपर लिमिटेशन भी है। कैग जो चीज उनके ऊपर लिमिटेशन है, कैग जो है वो कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को ऑडिट नहीं कर सकते हैं जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के हैं, एक्सेप्ट अगर कोई कॉम्पिटिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। साथ ही कैग जो है वो कॉम्पिटोरल और ऑडिटर जनरल दोनों का ही काम एक तरीके से देखते हैं, लेकिन अब जो है इंडिया में उनको जो है सिर्फ ऑडिटर बन के रह गए हैं, ऑडिटर जनरल बन के रह गए हैं, कॉम्पिट्रोलर से उनको बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया है।
इंडिया का कैग ब्रिटेन के कैग से डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर वो ये दोनों ड्यूटी निभाता है और इंडिया के अंदर सिर्फ अकाउंटिंग ड्यूटी निभाता है। ठीक है, कैग के संबंध देख लेते हैं कॉर्पोरेशन के साथ। कैग जो है ऑडिट करते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन को, लेकिन लिमिटेड वे में। कैसे? कैग जो है कुछ कॉर्पोरेशन कंप्लीटली ऑडिट करते हैं, जैसे कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, एयर इंडिया, एयरलाइन कॉर्पोरेशन। ऐसे कुछ कॉर्पोरेशन है जिनको वो कंप्लीट ऑडिट करते हैं। कुछ ऑडिट को वो कुछ ऑडिट्स जो है वो प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स से करवाते हैं, जैसे कि मान लो वो आपके सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इन लोगों ने कैग को बोला कि भाई हमारी ऑडिटिंग कर दो। अब कैग ने अपने कुछ प्रोफेशनल लेकिन प्राइवेट ऑडिटर इनके पास भेज दिया और कहा कि भाई मैं अपॉइंट कर रहा हूँ इनके, आप जो है इनको ऑडिटिंग के लिए रख लो। तो बेसिकली इनडायरेक्ट ऑडिटिंग हो गई, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑडिटिंग हो गई। और कुछ ऐसे प्राइवेट ऑडिटर्स हैं जिनकी कैग बिल्कुल भी ऑडिटिंग नहीं करते हैं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब सुनो ये कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। इसमें आपकी आती है LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें आते हैं, जिसमें बहुत लोगों के खाते होंगे, और साथ ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इसी के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कुछ और बात कर लेते हैं। कैग करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज को ऑडिट लिमिटेड मैनर में। ठीक है, इसी के साथ जो कैग है आपके ऑडिट बोर्ड के भी चेयरमैन रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है आपके ऑडिटिंग बोर्ड के अंदर क्या होता है, एक चेयरमैन रहता है और 2 मेंबर अपॉइंट करे जाते हैं, जो कि कैग के द्वारा ही अपॉइंट करे जाते हैं। ये एक बोर्ड है जो आपका 1968 में एस्टैब्लिश हुआ था। साथ ही डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट का मतलब यही है कि हर एक मिनिस्ट्री, हर एक डिपार्टमेंट में अपने अपने अलग जो है आपके अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट बना दिए, जो कि अपनी मिनिस्ट्री का पूरा दारोमदार निभाते हैं अकाउंटिंग सेक्शन के लिए। ठीक है, ये आपकी 1976 के अंदर आई थी और कॉम्प्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर दिए गए थे। और अब जो है आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उन्होंने अपना खुद का चार्ज संभाल लिया, अपनी पर्सनल मिनिस्ट्री और अपनी पर्सनल डिपार्टमेंट्स का। अब इसके अंदर जो है सेक्रेटरी, जो कि पर मिनिस्ट्री, हर एक मिनिस्ट्री की एक सेक्रेटरी होती है, बात जानते हो ना आप कि अलग अलग मिनिस्ट्री है उनके एक सेक्रेटरी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई अलग अलग मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री में विंग भी होते हैं, तो हर एक मिनिस्ट्री के अपने अपने सेक्रेटरीज, अपने अपने, है ना, सब रहेंगे। तो अब वो सेक्रेटरी जो है अब वो रोल में आ जाते हैं। अब वो क्या कहलाते हैं, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। अब वो हेल्प किसकी लेते हैं, आपके इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर। रीड आउट बाद में कर लेना, सिंपल सिंपल मुझसे समझ लो। ठीक है, वो हेल्प लेते हैं इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजरी भी आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपके सेक्रेटरी बहुत सारे होते हैं। तो अलग अलग मिनिस्ट्री में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर के तहत जो है ये हेल्प ले लेते हैं, और उस हेल्प के दौरान ये अपने अपने डिपार्टमेंट की जो है मंथली अकाउंट्स जो है बना लेते हैं, और बिल्कुल वो रिपोर्ट जो है आपके इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर जो है बिल्कुल चेक करते हैं और मिनिस्ट्री को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, ये कुछ काम है इनका। और साथ ही अगर आपको इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर पढ़ना है तो भाई आप जाकर बजटिंग का सेशन देख लीजिए, मैंने उसमें आपको बढ़िया तरीके से इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर भी पढ़ाया हुआ है। इसी के साथ आज चलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। देखो सिंपल सी बात है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम लोग उतना ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में नहीं जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि हम ज्ञान प्राप्ति ना करें या हम पढ़े ही ना, कि यहां से क्वेश्चन बन जाए तो हम भाई जो है अटक के आ जाए, ऐसा भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये है क्या, तो देखो जीएसटी काउंसिल जो है ना एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर स्टेट और आपके जो केंद्र रहता है, यानी कि सेंटर और स्टेट जो है मिलकर संयुक्त रूप से इसका जो है एक तरीके से जॉइंटली बनाते हैं इसको, समझ रहे हो, मतलब कि जिसमें दोनों ही रहते हैं, स्टेट वाले भी और सेंटर वाले भी। एक पूरा कंप्लीट फोरम है जिसको संयुक्त तरीके से बनाया गया है और ये संयुक्त तरीके से जो है वर्कआउट करेगा। ठीक है, अगेन इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 279A में जो है आपका किसकी बात हो रही है, जीएसटी काउंसिल की, जीएसटी काउंसिल की। और इसको स्टैब्लिश कौन करेगा, इसको स्टैब्लिश करेंगे प्रेसिडेंट साहब, जी हाँ मुर्मू जी जो है इसको स्टैब्लिश करेंगे। अगर अभी की बात हम करें, ठीक है, तो बिल्कुल मां महिम जो है प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति जो है वो इसकी स्थापना उन्होंने की थी जीएसटी काउंसिल की। ठीक है, आर्टिकल 279A के अंतर्गत। ठीक है, आगे बात करते हैं।
कॉम्पोजिशन क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या बात हुई थी, इसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों ही मिक्स है, सेंटर और स्टेट दोनों ही मिक्स है, इसका मतलब इसके अंदर मेंबर भी दोनों के होंगे, मेंबर भी दोनों के होंगे। तो बिल्कुल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है आपके, यानी कि निर्मला सीतारमन जी जो है, अभी हाल फिलहाल में इसकी कौन है, चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन है। दूसरी बात, मेंबर जो होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आपको पता हो, खासकर जो बच्चे यहां पर कौन से वाले हैं, जो बच्चे यहां पर पेड वाले हैं, उनको एक बात पता होगी, मैंने क्या बोला था, हर एक मिनिस्ट्री की कॉम्पोजिशन जो होती है, एक मिनिस्ट्री है मान लो, उसकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर कौन रहेगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कहा था ना, फिर जाकर आपका डिप्टी मिनिस्टर, ये सब आएंगे, है ना। तो सेकंड पोजीशन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करिए, ये वही मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जो आपके इसके मेंबर रहेंगे। और किसके इंचार्ज रहेंगे, किसके चार्ज रहेंगे, ये रिवेन्यू ऑफ फाइनेंस के, राजस्व प्रभारी के जो है, उनका जो ये राजस्व, वित्त के राजस्व के प्रभारी जो रहेंगे, वो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद जो मिनिस्टर होंगे इसके अंदर, वो नॉमिनेट किए जाएंगे इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी इसके मेंबर की तरह रहेंगे। यानी कि जो जितने भी स्टेट्स रहते हैं ना, जितने भी स्टेट होते हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, उनके भी जो मिनिस्टर रहेंगे, उनको भी इनके सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा, जो कि इसके मेंबर बनेंगे। किसके मेंबर बनेंगे, जीएसटी काउंसिल के। आई होप ये कॉम्पोजिशन सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात समझने की है। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली इसके स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है या इसका जो संरचना रहती है, वो क्या रहती है। देखो, जीएसटी काउंसिल में बता दिया भैया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है चेयरपर्सन रहेंगे, ठीक है। सेंटर से इनके मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट रहेंगे फाइनेंस के, वो यहां पर मेंबर रहेंगे। वाइस चेयरमैन कौन रहेंगे, वाइस चेयरमैन ये, क्योंकि वाइस चेयरमैन जाहिर सी बात है, अमंग्स द मेंबर्स जितने भी होंगे, उनके बीच में से कोई वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। तो वाइस चेयरमैन आपके जितने भी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा स्टेट है, बहुत ज्यादा राज्य है, जितने भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, उनमें से किसी एक को वाइस चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। और मेंबर कौन रहेंगे, मेंबर आपके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स रहेंगे। क्योंकि हमारे पास स्टेट बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है, जितने भी हमारे स्टेट है, उनके जितने भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, वो इसके अंदर मेंबर रहेंगे। अब बात करते हैं वोटिंग स्ट्रेंथ। देखो, मान लो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो उसके लिए 75% ऑफ वोट सपोर्ट जो होना चाहिए, 75% जब पूरी काउंसिल वोट करेगी तभी वो डिसीजन लिया जाएगा। यानी कि सेंटर इसके अंदर 1/3 वोट इन काउंसिल होंगे, यानी कि सेंटर का वेटेज क्या रहेगा, 1/3, 1/3 वोट का जो भार है ना, वो सेंटर के पास रहेगा। 2/3 यानी कि 2/3 जो वेट, अगर बोला जाए वोट का जो रहेगा, वो किसके पास रहेगा, स्टेट्स के पास रहेगा। तो ऐसे जो बंटवारा हुआ है वोट्स का भी, कि डिसीजन जो है ज्यादा भार किसके पास रहेगा या कम भार किसके पास रहेगा, तो बिल्कुल वोट्स का वेटेज भी यहाँ पर डिवाइड करके बताया, किसके लिए, आपके जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई अगर अहम डिसीजन लेना हो तो, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं भाई। अब जीएसटी काउंसिल चाहिए क्यों भाई, फाइनेंस कमीशन पहले से ही है मैम, जो फाइनेंस के मैटर को देख रही है। अब जीएसटी काउंसिल से क्या कर लेंगे, जीएसटी काउंसिल चाहिए ही क्यों, क्यों जीएसटी काउंसिल को लाया जा रहा है, या क्या कारण है जीएसटी काउंसिल का, ये बताओ, ठीक है। क्योंकि भाई फाइनेंस को देखने के लिए फाइनेंस कमीशन तो है, लेकिन कारण क्या है जीएसटी काउंसिल का बेटा, क्योंकि देखो, जितना भी कर से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, वो आपके कौन देखती है, वो आपके जीएसटी काउंसिल देखती है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो है 101 अमेंडमेंट के तहत जो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है भारतवर्ष के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा पूरा टैक्स रिजीम है जिसके अंदर आया है ना। तो इसकी देखरेख करने के लिए एक काउंसिल का होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है जीएसटी काउंसिल लेती है। जितने भी आपके टैक्स रेट होते हैं, एक आम नागरिक भी टैक्स देता है, आप देखते हो ना, ऑल टैक्स इंक्लूसिव, कोई भी आप ऑर्डर कर रहे हो, किसी भी मार्केट से कोई भी चीज ऑर्डर कर रहे हो या ऑनलाइन कोई ऑर्डर कर रहे हो, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस लिखा रहता है, इसके अंदर सभी टैक्स इंक्लूडेड है ना। यहाँ तक कि आप अगर कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी ले रहे हो, पानी की बोतल भी ले रहे हो, तो उसके अंदर भी वो वैट और टैक्स ये सब इंक्लूड रहता है ना। ये सब कुछ जो है आपका, इनफैक्ट ये सब देखती है कौन, जीएसटी काउंसिल, नियमित रूप से। जो भी आपके कर के रिगार्डिंग, टैक्स के रिगार्डिंग लॉज होते हैं, है ना, जो भी आपकी डेडलाइंस होती है, इनकम टैक्स रिटर्न्स, इन सब चीजों से बिल्कुल बहुत गहरा संबंध रहता है जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी काउंसिल इनफैक्ट आपके टैक्स के जो स्लैब्स होती हैं,
उसको भी आइडेंटिफाई करता है। टैक्स स्लैब, अगर आपने बजट देखा होगा तो उसके अंदर टैक्स स्लैब का भी डिस्कशन होता है, ठीक है, वो सब भी आपकी जीएसटी काउंसिल देखती है, ठीक है। कुल मिला के जीएसटी काउंसिल जो है यूनिफॉर्म टैक्स रेट की बात करती है अक्रॉस ऑल द नेशन। जीएसटी काउंसिल इंश्योर करती है कि भाई जो टैक्स कर जो है लिया जा रहा है, अगर कर का जो जिस तरीके से कर लिया जा रहा है वो सही तरीके से एक सही समान तरीके से पूरे देश के अंतर्गत लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, इस तरीके से जो है जीएसटी काउंसिल का सदुपयोग किया जा रहा है हमारे इंडिया के अंदर, और इस फंक्शंस के लिए जो है जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, जीएसटी चल रहा है। जीएसटी आया कब था? इंट्रोड्यूस हुआ है जीएसटी 101st अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2016 के अंदर, ठीक है। जीएसटी आर्टिकल जो है 269A है। 2 आर्टिकल हो गए इस सेशन में ऑलरेडी, जीएसटी काउंसिल का और एक जीएसटी का, ठीक है। तो कुल मिला के 2 आर्टिकल हो चुके हैं। आंसर होगा एंड में लाइए 2 क्वेश्चन 2023 के पैटर्न के हैं, वो आप बिल्कुल उसका आंसर करेंगे, लेकिन क्लास के बाद जो भी अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, डिटेल में रिस्पॉन्स करेगा, उसका कमेंट जो है मैं अगली क्लास में शो करूंगी, ठीक है। तो चलिए आज बिल्कुल नेशनल कमीशन फॉर एससीज की बात करते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की अगर हम बात करें, अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हुआ है, सबसे पहली चीज तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपकी संवैधानिक निकाय है, जो कि जिसका सीधा सीधा कहां पर आर्टिकल 338 में कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन किया गया है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो देखो और भी कमीशन है, जैसे कि वुमेन के ऊपर नेशनल कमीशन बनाई गई थी, माइनॉरिटी की कमीशन बनाई गई थी, ये ईयर याद रखना, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं ये सारे। नेशनल कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, आपकी कल इसके ऊपर सेशन लूंगी मैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पर, ये आपकी बनाई हुई है। ऐसी और भी कमीशन है, जैसे चाइल्ड राइट्स वाली आपकी 2007 में बनाई हुई है। जो जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ईयर के समेत, बेटा एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीजें आपकी पूछी गई हैं। ये सारी जो आपकी बॉडी है जो यहाँ पर मेंशन करी है, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो है ये बनाई गई है। एक तरीके से अगर मैं बात करूं, सांसद के जो आपके सांसद द्वारा जो स्थापित करा जाता है, ये वो वाली बॉडी है जो यहाँ पर लिखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी बॉडी होती है? जिनके आर्टिकल मेंशन है आपके संविधान में। आगे बात करते हैं, ओरिजिनली यानी कि सबसे प्रथम मूल रूप से जो है आपकी शेड्यूल कास्ट की या शेड्यूल ट्राइब की अगर मैं बात करूं, दोनों की ही कमीशन जो है आर्टिकल 338 में थी शुरुआत में, ठीक है। 1970 अगर मैं बिल्कुल ही बेसिक से जाकर आपसे बात करूं तो 1978 के अंदर गवर्नमेंट ने नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात करी कि भाई जो है, जो आपके एससी एसटीज के मामलों को देखे, माइनॉरिटी के मामलों को देखे, उनको जो है हम एक तरीके से स्थगित, मतलब उनको स्थापित कर देते जो इन मामलों को देखे। लेकिन 1987 में गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया, उसके तहत इन्होंने क्या करा, कमीशन जो है वो बना दी। कहा कब? 1987 में, नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी 1987 के अंतर्गत। उसके बाद 65वें संशोधन के तहत, 65th अमेंडमेंट के तहत, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मार्क कर रही हूं, 1990 के अंदर, ठीक है, 1990 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी जो है, इसको एक स्पेशल ऑफिसर के साथ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इसको रिप्लेस कर दिया था। 1990 के अंदर जो है आपकी एक कमीशन जो है उसको सेटअप कर दिया गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देकर जो है, ठीक है। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या हुआ था, इनिशियली ये एससी प्लस एसटी की दोनों ही एक ही जो थी आपकी 65 अमेंडमेंट के तहत, दोनों ही एक ही कमीशन में स्टैब्लिश हुए थे कि ये दोनों के मैटर को देखेंगे, एक ही कमीशन वाले दोनों ही मैटर को देखेंगे। 65 अमेंडमेंट के अंदर ये चीज हुई थी, लेकिन 89th अमेंडमेंट के अंदर बाद में इनको डिवाइड कर दिया गया, एक एससी की कमीशन बना दी, एक एसटी वालों की कमीशन बना दी, ठीक है। याद रखना 2003 के अंदर आपकी जो है 89 अमेंडमेंट के तहत दोनों ही कमीशन को सेपरेट कर दिया, एक आपकी बन गई नेशनल कमीशन फॉर एससी, एक आपकी बन गई नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ठीक है। याद रखना नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है वो आपकी 338 आर्टिकल में है, वेरी इंपॉर्टेंट, और नेशनल कमीशन फॉर एसटी आपकी 338 में ही है, लेकिन ए में, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो दोनों ही अगर मैं बात करूं
कि 2003 में बाइफरकेट होने के बाद अलग अलग कमीशन जो है 2004 में बनकर खड़ी हो गई आपकी। अब इनके कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। देखो एक बात याद रखना, जितने भी नेशनल कमीशंस हैं SC ST बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर, उन सभी का ना बच्चे एक बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनना ये बात, उन सभी की कॉम्पोजिशन सिमिलर है। मतलब किसी एक की कॉम्पोजिशन याद कर ली तो अपने आप तीनों की याद हो जाएगी। ठीक है ना बढ़िया बात। इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, इस पर फोकस करते हैं। देखो ये इनकी जो कंपोजिशन की बात करें, इनकी अगर हम बोले कि कौन कौन से चेयरमैन वाइस चेयरमैन रहते हैं इनके ऊपर, उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर एक आपके चेयरपर्सन रहेंगे, एक आपके वाइस चेयरपर्सन रहेंगे। ठीक है, पीडीएफ तो कभी मिली ही नहीं मुझे तो। दीपिका अगर बार बार अगर यहाँ पर कभी कभार ही दिखोगे क्लास में तो कैसे मिलेगी। बट एनीवेज मैंने दोनों स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए, आज टीम को फॉरवर्ड कर दूंगी मैं। पीडीएफ जो है इंटर स्टेट काउंसिल वाली भी अगर नहीं मिली है तो मैं उसको भी बोल दूंगी जो नहीं डाल रहे हैं। बट एनीवेज मैं आज अपनी तरफ से एक मैसेज जो है डाल दूंगी टीम को, क्योंकि मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, फिर आगे काम क्यों नहीं हो रहा, ऑब्वियसली मेरे लिए भी गलत बात है। तो बच्चे टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं डेली ये मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूं। अगर नहीं मिल रहा तो गलत है, पर आपको क्या करना है, जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसमें आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल मैं ध्यान में रखूंगी। चलो फिलहाल इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। चेयरपर्सन होता है आपका, इसमें आपका वाइस चेयरपर्सन होता है, और साथ ही 3 मेंबर होते हैं इसके अंदर। याद रखना, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर होंगे इसके अंदर, जिनको अपॉइंट कौन करेंगे, आपके प्रेसिडेंट साहब इसको अपॉइंट करेगा। इनकी टेन्योर, इनका जो कार्यकाल होगा, इनकी जो सर्विस कंडीशन होगी, इनकी जो सर्विस कंडीशन होगी और कार्यकाल होगा, वो आपको प्रेसिडेंट साहब ही बताएंगे। अब ये देखो प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये एक का याद कर लिया ना, आपको NC-SC का भी याद हो गया, NC-ST का भी याद हो गया, और NC-BC का भी याद हो गया। सभी का याद हो गया, क्योंकि सभी में एक ही बात कही है। ठीक है, लग रहा हो अगर सेशन इंपॉर्टेंट है, लग रहा हो अगर सेशन बेनिफिशियल है, क्योंकि देखो इतनी बारीकी से मेन पॉइंट पढ़ाना ना हर किसी की बात नहीं है। तो जो मैं मार्क कर रही हूँ और खासकर जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर लगता है बेनिफिशियल है, और लगेगा ही क्योंकि 2023 के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, देखना और आंसर जरूर करना और लाइक करना सेशन को, क्योंकि मेहनत लगती है इन सेशंस में। ठीक है, इसी के साथ आगे बात करते हैं और सारी क्लासेस देखती हूँ। ठीक है दीपिका, बच्चे पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, अभी पढ़ ले, जून का एग्जाम है। ठीक है, समझ गई मैं, कंप्लेंट डाल दूंगी, मैंने बोल दिया ना बेटा, कंप्लेंट डाल दूंगी मैं। ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं। देखो फंक्शंस की भी दोबारा बात कर लेती हूँ। तीनों ही कमीशन आपकी SC ST और BC वाली जो बैकवर्ड क्लासेस की जो कमीशन है ना, तीनों ही आपकी ना सेम ही तरीके का काम करती है। बस ये लगा लो कि SC वाले SC मैटर्स को सुलझाएंगे, ठीक है, ST वाले ST मैटर्स को सुलझाएंगे, और आपके बैकवर्ड क्लासेस वाले बैकवर्ड जो मैटर्स होंगे उनको सुलझाएंगे। बस इतना ही इनका बाइफर्केशन है। पर अगर एक को पढ़ लोगे ना ध्यान से तो तीनों समझ में आ जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून वैभव मिश्रा, वेलकम टू द क्लास। सबसे पहली बात करते हैं इनके फंक्शन क्या है। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच पड़ताछ करते हैं उन सभी मैटर की जो लीगल कानूनी दायरों में आते हैं, जो कि SC के सेफ गार्ड, यानी कि SC के अगर हम बात करें सुपरविजन की निगरानी करते हैं, SC के जो है सुरक्षा की निगरानी करते हैं, उनके साथ ये SC की जो आपकी कमीशन है, नेशनल कमीशन, वो डील करती है। ठीक है, इसी के साथ ये इंक्वायर करते हैं अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट किसी भी SC के सुरक्षा या फिर SC के राइट्स के द्वारा अंतर्गत जो भी कंप्लेंट डाली गई है उसको भी ये इंक्वायर करते हैं। ये पार्टिसिपेट करते हैं क्या करने में, कि अनुसूचित जाति जो भी है उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास कल्याण के लिए ये जो है अपनी रिकमेंडेशन, अपनी एडवाइस जो है पहुंचाते हैं यूनियन और स्टेट के लेवल पर। साथ ही प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के पास जो है एनुअल, सालाना रिपोर्ट जाती है इन कमीशंस की, कि एग्जैक्टली इनके लिए क्या क्या काम किया गया है। साथ ही रिकमेंडेशन जो है इनकी यूनियन सरकार भी उन पर बात अपनी रखती है, और केंद्र सरकार के साथ साथ अपनी जो राज्य सरकार है वो भी इन पर बात रखती है। यानी कि कहने का मतलब है जो ये कमीशन रिकमेंडेशन भी देती है ना, एडवाइजरी तरीके से इनकी रिकमेंडेशन सुनी जाती है यूनियन और स्टेट के द्वारा, ताकि जो है इम्प्लीमेंटेशन हो सके, प्रोटेक्शन करी जाए, सुरक्षा दी जाए, डेवलपमेंट हो जाए, वेलफेयर कल्याणकारी जो है आपका कल्याण एक तरीके से कर पाए किनकी, SC कमीशन जो है ST कमीशन के द्वारा शेड्यूल कास्ट जो आपकी जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए। ठीक है,
ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इनके फंक्शन, इनकी ड्यूटीज जो भी रहती हैं वो सारी की सारी जो है आपके वेलफेयर और कल्याण के लिए होती है, एससी जो आपके सोसाइटी में लोग हैं उनके लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है ये सब टाइम टू टाइम बिल्कुल इस पर क्लोजली अपनी निगरानी रखते हैं और आप लोगों को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का सारा चीजें जो इस आयोग के अंतर्गत बनाया हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। एनुअल रिपोर्ट जाती है भैया प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब जो है उन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं। यही तीनों ही कमीशंस का यही हाल है। एनुअल रिपोर्ट नेशनल कमीशन से जाएगी प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उनको आगे फॉरवर्ड कर देंगे आपके पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट जो है उन रिकमेंडेशन को जो है, जो भी रिकमेंडेशन, जो भी एडवाइजरी तरीके से आपकी कमीशंस ने जो भी चीज बोली है, उन रिकमेंडेशन को अगर मानना होगा तो मानेंगे, नहीं मानना होगा तो कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको आगे के लिए रख देंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपकी इसके अंदर होती है, ठीक है। कुछ और बातें कर लेते हैं। कमीशन के पास पावर क्या है? तो देखो कमीशन के पास पावर, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये कमीशन जो है इंक्वायरी कर सकती है किसी भी कंप्लेंट की, जो भी आपके किसके पास, किसके अंतर्गत जा रहे हैं, एससी के मुद्दों के ऊपर जो भी आपकी कंप्लेंट जा रही है। स्पेसिफिकली बात करें, इन कमीशन, सभी कमीशंस के पास सिविल कोर्ट की पावर है। सिविल कोर्ट की याद रखना, अगर बोला जाए क्रिमिनल कोर्ट की पावर है तो जी नहीं, इन सभी के पास सिविल कोर्ट की पावर है, यानी कि सिविल अदालत की सभी वो शक्तियां जो कि एक अदालत में होती है वो सारी इन कमीशंस के पास है। ये चाहे तो किसी को भी बुला सकते हैं, कि मतलब कहने का मतलब है किसी को भी बुला सकते हैं, किसी भारत में जो भी है किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में से किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं जिसने मान लो अधिकारों का उल्लंघन किया है या फिर जो इंक्वायरी के लिए चाहिए, मौजूद चाहिए, अगर मान लो कमीशन के द्वारा कोई इंक्वायरी चलाई जा रही है। ये कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट, कोई भी तरीके का जो कागज है, जो भी पत्र है वो निकलवा सकते हैं अगर इनकी इंक्वायरी के अंदर चीजें हैं। ये एफिडेविट को यूज कर सकते हैं जो भी इनकी इंक्वायरी में लग रही है या इन्वेस्टिगेशन में लग रही है। पब्लिक कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ये किसी भी चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर मान लो इनके राइट्स और किसी चीज का अगर उल्लंघन हो रहा है तो ये साथ ही साथ समन कर सकते हैं, कोई भी इशू पर किसी भी चीज को समन कर सकते हैं। और साथ ही कोई भी अगर ऐसे मैटर जो प्रेसिडेंट बिल्कुल देख रहे हैं उन मैटर्स को, उसके अंतर्गत भी जो भी चीजें डिटरमाइन है, जो भी उन मैटर्स पर आपके जो राष्ट्रपति निर्धारित कर सकते हैं, उन मैटर पर भी अपनी बातें, अपने जो कहते हैं ना विचार विमर्श भी आपकी कमीशन कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी है आपकी ये शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो कि आपके आर्टिकल 338 के अंदर बनाई गई है, ठीक है। पहले 65 अमेंडमेंट के तहत बनाई थी, उसके बाद 2003 में 89th अमेंडमेंट के तहत इसको सेपरेट कर दिया, जहां से दो एंटिटी निकली, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले क्या करते थे, ऑब्वियसली पहले ये कमीशन एक ही साथ थी सारी की सारी, तो जो है ये एससी एसटी बैकवर्ड क्लास सभी को देखती थी, लेकिन 102 अमेंडमेंट के तहत आपकी बैकवर्ड क्लास भी अलग हो गई है, मतलब उसको भी सेपरेट कर दिया। इसको भी हम पढ़ेंगे, कुल मिलाकर धीरे धीरे जो पॉइंट पढ़ाती जा रही हूँ वो समझते जाना, ठीक है। अगली बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दोबारा से शुरू करती हूँ। 65 अमेंडमेंट, जब आपकी दोनों ही कमीशन एससी और एसटी वाली नेशनल कमीशन एक थी, ठीक है। उसके बाद 89th संशोधन हुआ 2003 के अंदर, जो है आपकी क्या बन गई, दोनों ही नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी बन गई। अब जो है हम पढ़ रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर एसटी को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल जो है वो 338 है, इसका आर्टिकल 338A है। इतनी चीज तो याद हो जानी चाहिए, कम ऑन, इतनी चीज तो याद हो जानी चाहिए, ठीक है। इसी का भी वही स्ट्रक्चर है, वही बात कर लेते हैं। नेशनल कमीशन जो है आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आती है, ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पहले 1990 के अंतर्गत क्या हो गया था, इनको एक साथ एक कमीशन बना दिया गया था, लेकिन 89 में इनको अलग कर दिया गया। यही सब चीजें हैं, यहां तक सेम ही चीज है ना। 89 में अलग करके इनको आर्टिकल 338 के अंदर जो है सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एसटी की तरह एक अलग दर्जा दे दिया, जिसके अंतर्गत 2004 में आपकी कमीशन खड़ी हो गई। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो वही है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और जो अदर्स मेंबर हैं वो इनके अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। सिंपल सी बात है, इनका कार्यकाल, इनका टेन्योर जो भी है वो भी आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित करा जाएगा। सिंपल, सेम पॉइंट, कोई ज्यादा वो नहीं है डिफिकल्ट,
ठीक है, फंक्शन इनकी भी, ये सभी वो मैटर देखेंगे जो भी लीगल कंसर्न सेफगार्ड के अंदर आते हैं, सुरक्षा के अंदर आते हैं एसटीज के। ये सभी उन कंप्लेंट्स को इंक्वायर करेंगे जो अगेन राइट्स के खिलाफ होंगी या कोई ऐसी सुरक्षा के खिलाफ होंगी एसटीज के। साथ ही ये पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी चीजों में जहां पर की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है एसटी सोसाइटी की, साथ ही उनकी प्रोग्रेस की। यूनियन और स्टेट लेवल पर सेम ही चीज है। इनकी जो भी एनुअल रिपोर्ट होगी वो प्रेसिडेंट के पास सबमिट होगी, जो कि सेफ गार्ड पर चर्चा करती हैं। साथ ही इनकी रिकमेंडेशन जो है यूनियन और साथ ही आपके राज्य द्वारा सुनी जाएगी, इंप्लीमेंटेशन करी जाएगी एडवाइजरी बेसिस पर, ताकि जो है प्रोटेक्शन और वेलफेयर जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक रूप से आपकी एसटी सोसाइटी की हो पाए। ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना। साथ ही ये डिस्चार्ज करेंगे अपने फंक्शंस जो भी आपके प्रोटेक्शन, वेलफेयर, सुरक्षा, कल्याण, विकास के संदर्भ में होंगे, एसटी सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए होंगे। बिल्कुल वो सारी चीजें इन्हीं सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कमीशन के अंदर बताई गई है, सारे फंक्शंस। ठीक है, अब इसके अंदर भी यही है कि किन किन चीजों पर मेजर ले सकते हैं। तो देखो, कोई भी राइट्स का अगर उल्लंघन हो रहा हो, ठीक है, देखो ट्राइबल्स जो है ज्यादातर अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें, ट्राइब से बिलोंग करती है, तो वन क्षेत्र के अंतर्गत अगर मान लो कोई इनके कस्टम या इनकी वैल्यूज को कोई अगर हनन करने की कोशिश कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी ये मेजर ले सकते हैं। साथ ही इनके सेफ गार्ड, मान लो कोई मिनरल, कोई धरती, कोई ऐसी भू, कोई जल, ऐसा इनका एज पर द लॉ जो है, एज पर कस्टम इनका होली है, उसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। साथ ही अगर डेवलपमेंट की बात करें ट्राइबल सोसाइटी की, उनकी लाइवलीहुड्स कैसी होती हैं, स्ट्रैटेजीज कैसी होती है, बिल्कुल उसके ऊपर भी ये कमीशन जो है देखरेख रखती है। कुल मिलाकर देखो, जो आपके ट्राइबल्स होते हैं ना, उनके अपने खुद के भी मुखिया होते हैं, अपने खुद के भी कस्टम होता है। आपने सुना होगा, मैंने आज भी अपनी क्लास में एग्जांपल दिया था, जैसे संथालीज हो गए, है ना, आपके कुछ भील वर्ग के लोग होते हैं, है ना। और ये सारी चीजें जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, है ना, कि इनके अपनी भी कुछ स्थानीय वैल्यूज होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, जिनके हिसाब से इनकी चीजों को प्रोटेक्ट करना होता है। तो उन सभी चीजों पर जो है आपकी नेशनल कमीशन बिल्कुल ध्यान रखती है। साथ ही रिहेबिलिएट की अगर मैं बात करूं तो ये मेजर्स की बात करती है। कोई भी अगर मान लो कोई वैल्यू सिस्टम है, कोई जमीन ना इनसे छीन ले, जैसे मुंडा ट्राइब्स के बारे में आपने भी सुना होगा, बिरसा मुंडा बहुत प्रचलित है, बिल्कुल उनके बारे में भी आपने सुना होगा। तो उन सभी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने की सारी चीजें जो होती है आपकी नेशनल कमीशन ऑफ ट्राइब्स के अंदर आती है, ट्राइबल्स के अंदर आती है। इसी के साथ इनके फुल इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करें बच्चे, तो पीसा एक्ट भी इसलिए बनाया गया है, पंचायती राज जिन एरिया में नहीं जा सकती वहां पर आपका पीसा एक्ट जो है वो गया है, एक तरीके से एक्सटेंशन होकर गया है शेड्यूल कास्ट एरिया पर, जिसका फुल इंप्लीमेंटेशन जो है आपके भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है और आपको समझनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ जो भी अगर मान लो कोई भी ऐसी चीजें जो हो रही है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी को जो है डिसएम्पावर कर रही है, उनका जो है शक्तिहीनता या फिर भूमि को लेकर उनका अपमान हो रहा है, पर्यावरण या फिर उनके आसपास की सोसाइटी इन्वायरमेंट को लेकर कोई ना कोई चीज अगर बिगड़ रही है, तो उसके अंतर्गत भी आपकी ट्राइबल कमीशन जो है, एसटी कमीशन जो है वो अपना बिल्कुल एक तरीके से अपना राइट के लिए अपना डिसिप्लिनरी एक्शन फाइल कर सकती है और सरकार को सुनना होगा, उसी के अंतर्गत ये कमीशन चलती है। साथ ही वही वाली बात है, इन कमीशन का भी रोल यही होता है कि प्रेसिडेंट के पास एनुअल रिपोर्ट जाती है, एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट जो है बाद में पार्लियामेंट को सौंप देते हैं, और पार्लियामेंट जिस तरीके से भी स्टेट लेवल पर चाहे यूनियन लेवल पर भी रिकमेंडेशंस की जरूरत है, जिस हिसाब से उनको एक्सेप्ट करते हैं, या फिर अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो उसको जो है मॉडिफिकेशन करके आगे लागू करने की बात जो है प्रेसिडेंट जो है अपने पार्लियामेंट से जो है उनको रिपोर्ट देते हैं। सिमिलरली गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेचर्स में रिपोर्ट देते हैं अगर उसके अंतर्गत जो है इंप्लीमेंटेशन होने हैं तो। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की थी, जो आपको समझनी चाहिए। साथ ही वही पावर भी इनके अंदर सेम ही है भैया, सिविल कोर्ट की पावर सीधा सीधा बसती है आपके किसके अंदर, आपके नेशनल कमीशन के अंदर। याद रखना क्योंकि पूछा गया है 2023 में सवाल, 2021 में भी आया था एक बार ये सवाल कि नेशनल कमीशन के अंदर जो है कौन सी पावर बसती है, तो सिविल कोर्ट की पावर जो है नेशनल कमीशन के अंदर होती है, इस चीज को ध्यान रखना।
ठीक है, ये चाहे किसी भी भारत के किसी भी जगह से किसी भी आदमी को बुलवा सकते हैं अगर उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज है। ये जो है कोई भी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो है कोई भी डॉक्यूमेंट को ले सकती है अगर मान लो इनकी इंक्वायरी में वो डॉक्यूमेंट शामिल है। सिमिलरली एफिडेविट को अपने साथ लगा सकती है। साथ ही ये क्वेश्चन कर सकती है अगर कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड है जो इनके राइट्स के अगेंस्ट है, उसको भी ये कर सकती है रिक्वेश्चन। साथ ही ये समन इशू कर सकती है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी अगर मान लो प्रेसिडेंट के साथ कोई भी मामला जो है उनके द्वारा निर्धारित किया गया है तो ये उनको भी बोल सकती है। कुल मिलाकर आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनको जो कमीशन जो भी रिकमेंडेशन देती है उनको पॉलिसी मैटर्स में इंक्लूड करना होता है। ये इन कमीशंस का काम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। दो हो गई हैं, दो हो गई है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, और दोनों ही सेम है तकरीबन। 338A 338B ए सॉरी 338 पहले बनी थी 65 अमेंडमेंट के तहत, फिर बाइफरकेट हो गई, फिर बाइफरकेट होगी 89th अमेंडमेंट के तहत 2003 में। ठीक है, 2003 में बाइफरकेट हो गई। ऐसे ही बनते हैं नोट्स, ऐसे ही बनते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में, कोई बहुत बड़ी थीसिस थोड़ी ना लिखनी होती है ना। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। ठीक है, देखो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जब स्थापित हुई थी ना तो मंडल केस का जजमेंट आया था। इनिशियल से बात करते हैं, सबसे शुरुआती दौर से, क्योंकि थोड़ी कुछ चीजें जो समझ आनी चाहिए आपको, है ना। 1992 के अंतर्गत जो है आपकी केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए जो है एक तरीके से मंडल कमीशन की जो जजमेंट पास हुई थी उसके अंतर्गत जो है स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने का निर्माण किया था। ठीक है, नेशनल कमीशन जो की स्थापना हुई थी पहली बार, नेशनल कमीशन की स्थापना हो तो गई थी 1993 के अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना हो तो गई थी, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि संविधान की मान्यता इसको कब प्राप्त हुई थी? 2018 में 102 अमेंडमेंट के तहत, 2018 में। ठीक है, 102 अमेंडमेंट के तहत इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला और एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया आपका 338B किसके अंदर? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन 338B, ठीक है, बी से याद कर लो। इसी के साथ जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है अभी, तो ऑब्वियसली इसके अंदर सभी वो सेफ गार्ड आते हैं जो कि आपके क्या कहते हैं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज के अंदर आते हैं। बैकवर्ड क्लासेस चाहे वो सोशली हो चाहे वो एजुकेशनली हो, ये सभी के सभी फंक्शंस इनके अंदर आते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब भाई सीधा सीधा मामला है, अब एससी के मैटर शेड्यूल कास्ट वाली कमीशन देखेगी, एसटी के मैटर एसटी वाली कमीशन देखेगी, और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड वालों की जो है मैटर्स अब वो बैकवर्ड क्लासेस देखेगी। इनकी भी कॉम्पोजिशन सेम ही होती है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स जो कि अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो है उनकी जो टर्म्स होती है, जो टेन्योर होता है, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा देखे जाते हैं। सेम ही चीज है, फंक्शंस इनके भी यही है कि लीगल सेफगार्ड देखती है ये भी बैकवर्ड क्लासेस के, साथ ही कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेंट्स जो होती है राइट्स के अगेंस्ट उनको भी ये लुकआउट करती है। पार्टिसिपेट, एडवाइज, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए बैकवर्ड क्लासेस की, वो भी ये चीज देखती हैं। साथ ही प्रेसिडेंट को जो है एनुअल रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट करती है, कोई भी सेफ गार्ड से रिलेटेड चीजें होती हैं, रिकमेंडेशन करती है यूनियन और स्टेट्स को ताकि जो है एडवांसमेंट हो सके बैकवर्ड क्लासेस का, और साथ ही डिस्चार्ज करती हैं प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट, कल्याणकारी जैसी चीजें जो कि आपके बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। ठीक है, आगे इस पर ध्यान देखते हैं। वही एनुअल रिपोर्ट्स जो है प्रेसिडेंट सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट जो है उन रिपोर्ट्स का एक्सप्लेनेशन जानती है, रिकमेंडेशंस के बारे में सोचती है, और जो भी है आपके गवर्नर्स जो है उन रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस करते हैं। जिस भी तरीके से रिकमेंडेशन बननी होती है बन जाती है, अगर मॉडिफिकेशंस करने होते हैं तो मॉडिफिकेशंस के अंतर्गत बन जाती है ना। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर भी वही है कि सिविल कोर्ट की पावर इनके अंदर होती है बच्चे, समन कर सकते हैं किसी भी इंसान को जिसके खिलाफ अगर कंप्लेंट भी रजिस्टर है उसको बुला सकते हैं। साथ ही कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी एफिडेविट अगर इनको चाहिए अपनी इंक्वायरी के लिए, सबको देख सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता पुराने रिकॉर्ड निकलवाने से। रिक्वेश्चन कर सकते हैं ये, अगर किसी मुद्दे पर अगर इनका नाम भी आया या फिर कुछ भी चीजें हैं तो रिक्वेश्चन कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं समन। साथ ही
जो है प्रेसिडेंट इनके अंतर्गत, इनके हिसाब से, इनके राइट्स के हिसाब से जो भी चीजें हैं उनको डिटरमाइन करते हैं, खुद ब खुद प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं उन चीजों को। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इन कमीशंस की बात सुनी जाती है दोनों ही गवर्नमेंट में। जितने भी पॉलिसी मैटर रिलेटेड होते हैं बैकवर्ड क्लासेस, एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस के जितने भी मैटर्स होते हैं जिनमें इनका नाम इंडल्ज होता है या इनके अंतर्गत पॉलिसियां बन रही है, सभी पर इनके चर्चे होते हैं। मजे की बात यह है कि आर्टिकल्स जो है आपके लिए लेकर आई हूं। जो बच्चे सेशन पूरा देख रहे हैं बल्ले बल्ले, जो नहीं देख रहे भैया अच्छी बात है मत देखो। 2023, 2022, 2021 में भरपूर यहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो मैंने आपको स्लाइड्स दी है ना, यहां से बहुत क्वेश्चन आए हैं। जो आर्टिकल रेड में है, हिंदी वाले बच्चों प्लीज आपके पास आई होप होगा चार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ट आपको गूगल पे सही जगह अवेलेबल है। हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी रेड मार्क करा है बच्चा वो याद कर लेना। रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा में देने की बात करिए आर्टिकल 330 के अंदर। आर्टिकल 332 के अंदर सेम ही बात कही है, लेकिन आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कही है, यानी कि यहां पर कहां हो रही है, सेंटर में बात हो रही है, यहां पर कहां हो रही है, आपकी स्टेट में बात हो रही है, राज्य में बात हो रही है। सेम रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन आफ्टर 80 ईयर्स, आपके 334 की बात हो रही है। ये पूछा जाता है, इसका मतलब कि अभी हमारे भारत को कितने वर्ष हो गए, 77 साल हो गया आजादी को, तो अभी 80 साल तक जो है रिजर्वेशन दी जाएंगी। ये बात यहां पर आर्टिकल 334 में हुई है। ठीक है, 335 में क्लेम्स की बात हुई है, क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। मजे की बात 2023 का क्वेश्चन है ये, 2023 का क्वेश्चन, और काफी लोग गलत करके आए हैं। ठीक है, इसी के साथ 338 में आपकी शेड्यूल कास्ट की कमीशन है, 339 में शेड्यूल ट्राइब की कमीशन है, 339 ए में। ठीक है, फिर आपकी 338 बी में, सॉरी 339 नहीं 338 में आपकी नेशनल शेड्यूल कास्ट की कमीशन की बात हो रही है। 338 ए में आपके शेड्यूल ट्राइब्स की कमीशन की बात हो रही है। 338 बी में आपके बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंट्रोल रहेगा यूनियन का, केंद्र का जो है कंट्रोल रहेगा सभी शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए। जो भी क्षेत्र इनके अंदर बताया गया उसमें यूनियन का ही कंट्रोल रहेगा, ये बात यहां पर बोली है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर पीवाईक्यू का देखने को मिलता है, पीवाईक्यू के अंतर्गत, चाहे वो पीएचडी एग्जामिनेशन हो चाहे कोई भी तरीके का एग्जामिनेशन हो, कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन की अपॉइंटमेंट करी जाएगी ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके बैकवर्ड क्लास के मैटर। तो वो कमीशन की अपॉइंटमेंट करने की बात किसमें हुई है, आर्टिकल 340 के अंदर हुई है। 341 शेड्यूल कास्ट को देखता है मैटर्स को, 342 शेड्यूल ट्राइब्स को देखता है, 343 सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को देखता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सभी मटेरियल जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगर आप जो है 2 क्वेश्चन लेकर आई हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे डाल लो, इसको ऐसे मत करना, ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आफ्टर द क्लास कमेंट सेक्शन में देंगे मुझे। आप ही के लिए क्वेश्चन है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन में। जेआरएफ अड्डा को डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन होगी आपके लिए स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे। 2023 के क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन 1, एक क्वेश्चन 2 ये रहा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आफ्टर द क्लास कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, मैं देखूंगी जिसका भी आंसर मुझे मिलेगा कल की क्लास में उनके आंसर रिफ्लेक्ट करूंगी। ये है आपकी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई।